तो हेलो गाइस, फाइनली 2026 आ गया है और 2026 में इंडिया में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप पूछो ही मत। अभी 2026 में हम लोग इन्वेस्टमेंट करके कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे हमारे पैसे को हम लोग ग्रो कर सकते हैं, अगर ये सब कुछ जानना है तो ये वीडियो आपके लिए एकदम ही बिना कोई देरी किए गाइस ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करें 2026 में। बाय द वे गाइस, ऐसा ही एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले भी बनाया था उसकी 2026 में ट्रेडिंग अगर शुरू करना है तो क्या क्या स्टेप्स हम लोग को फॉलो करने होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, ऊपर आई कार्ड में वो वीडियो का लिंक आता होगा या तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इन्वेस्टिंग के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग में 1 रुपया भी आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना क्यों है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको रिटायरमेंट के लिए चाहिए, ठीक है, मान लो अगर आप 30-35 साल के हो और 20-25 साल बाद अगर आप रिटायरमेंट लोगे तो आपको पैसे तब चाहिए, ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। या तो फिर आपको इन जनरल वेल्थ क्रिएशन के लिए चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे मान लो आप सोच रहे हो कि 10-15 साल कौन वेट करेगा, 20-25 साल, मुझे थोड़ा जल्दी 5-6 साल 7 साल में वो इन्वेस्टमेंट का मैं वैल्यू निकाल सकूँ। अगर आपको वैसा इन्वेस्टमेंट उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना है, या तो फिर आप ये शॉर्ट टर्म प्लान के हिसाब से सोच सकते हो। जैसे कि मान लो आपको कोई कार खरीदनी है, कार लोन के हिसाब से, ठीक है, उसका डाउन पेमेंट देना है, या होम लोन के हिसाब से उसका डाउन पेमेंट देना है, या डाउन पेमेंट देना ही नहीं है, मान लो आपको खुद ही पूरा पैसा दे, तो ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट का रीज़न क्या है। मुझे रिटायरमेंट के लिए चाहिए, मुझे घर खरीदने गाड़ी खरीदने के लिए चाहिए, या फिर मुझे इन जनरल वेल्थ क्रिएशन के लिए वो पैसे चाहिए। जब आप ये डिसाइड करते हो ना तो इससे क्या हो जाता है, हम लोग का एसेट एलोकेशन, ठीक है, एसेट एलोकेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो एसेट एलोकेशन क्या होता है, देखो मोटा मोटी 3 तरीके के एसेट्स होते हैं। एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट, ठीक है, और एक होता है गोल्ड। ठीक है, अभी गोल्ड तो हम लोग को पता है सोना हो गया। डेट क्या होता है, जो कि बॉन्ड्स वो सब हो गया, वो सब डेट्स होते हैं, डेट्स हो गया। और इक्विटी क्या होता है, स्टॉक्स। ठीक है, मोटा मोटी ये 3 एसेट्स होते हैं हम लोग के पास। अभी इक्विटी जो होता है यानी कि जो स्टॉक्स होता है वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। जो बॉन्ड होता है वो लो रिस्क बोल सकते हैं हम लोग उसको, और लो रिवॉर्ड। और जो गोल्ड होता है, गोल्ड को ना हम लोग हाई रिस्क बोल सकते हैं ना हम लोग लो रिस्क बोल सकते हैं। गोल्ड एक को हेज के हिसाब से काम आता है कि अगर जब आपका इक्विटी अच्छा जाएगा तो गोल्ड कहीं ना कहीं उसका प्राइस कम होता है, और जब गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा तब इक्विटी का प्राइस नीचे होता है। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले, ठीक है, अभी इन्वेस्टमेंट कैसे यूजुअली जो मैंने आपको बोला था घर खरीदना है गाड़ी खरीदना है, तो वो मैंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शॉर्ट टर्म बोला, बट अगर हम लोग इन जनरल देखेंगे तो फिर भी वो भी लॉन्ग टर्म ही होता है ना। अगर मुझे डाउन पेमेंट भी करना है कोई गाड़ी के लिए 2 लाख 4 लाख तो चाहिए, घर के लिए भी 5-7 लाख 10 लाख तो चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट जमा करने के लिए मुझे नहीं बोल के 3 से 5 साल तो जाएंगे। ठीक है, अभी वो 3 से 5 साल के बीच में बहुत सारी चीजें हो सकती है। मेरे पास होना चाहिए इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या होता है, मान लो आप महीने का 10,000 कमा रहे हो, जस्ट एन एग्जांपल, जिसमें से आपका महीने का खर्चा 8,000 रुपया है। जो भी आपकी सारी जरूरत है, आपका रेंट हो गया, मोबाइल बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जो कुछ भी है, मान लो आपका 8,000 रुपया खर्चा है, तो इसका आपके पास 6 गुना या 12 गुना पैसे होना चाहिए। किसका 6 गुना, आपकी सैलरी का 6 गुना नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो आप कमा रहे हो, बट आपको जरूरत के पैसे कितने, 8,000 रुपये हर महीना, तो आपके पास 6 महीने का जरूरत के हिसाब से पैसे होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 8,000 रुपया मंथली खर्चा है, तो उसका 6 के अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 आपके बैंक में ये इमरजेंसी फंड के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, ये आइडियल सिचुएशन है 6 to 12 मंथ्स। अगर वो नहीं है तो कम से कम फिर भी 3 मंथ्स का तो आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि क्या हो जाता है, कल को अगर मान लो कुछ भी सिचुएशन आ गई, जॉब छूट गया खुदा ना करे, तो उसमें क्या हो जाता है, आप काफी लोग इन्वेस्टमेंट में से पैसे निकाल लेते हैं, तो वो 3 महीने जब हम लोग इन्वेस्टमेंट में से पैसे निकालते हैं तो जो कंपाउंडिंग है वो रुक जाती है, और उसके चक्कर में जहाँ पर हम लोग का गोल जो 5 साल में अचीव होने वाला रहेगा उसके लिए और हम लोग को 2 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हम लोग ने 3 महीने के हम लोग के पैसे नहीं रखे थे और 3 महीने हम लोग ने स्ट्रगल करा। वो 3 महीने हम लोग जो पैसे निकालेंगे उसके वजह से 1 से 2 साल का इजीली फर्क पड़ेगा। वो भी डिपेंड करते हैं हम लोग ने कितने पैसे निकाले, कितने पैसे इन द सेंस अमाउंट के हिसाब से नहीं, बट परसेंटेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके लिए हम लोग को इमरजेंसी फंड होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट शुरू भी करें। तो ये 2 चीज तो हो गई कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले क्या क्या
चीज़ें सोचनी चाहिए या चीज़ें करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करते वक्त क्या करना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले अगर हम लोग का अगर ये डिसाइड कर लिया कि गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर मेरे रिटायरमेंट के लिए अगर मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, अभी मैं 30 इयर्स का हूँ, मैं रिटायर होऊंगा आज से 30 साल बाद समझो, तो मेरे पास 30 साल का होराइजन है, यानी कि 30 साल में मुझे उसके पहले 30 साल के पहले पैसे नहीं चाहिए। तो मेरे पास अच्छा ऑप्शन क्या है, इक्विटी। क्यों? क्योंकि इक्विटी लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छा फायदा देगा। मोटा मोटी इक्विटी में 13 to 15% मिल जाता है इंटरेस्ट या फिर ग्रोथ। बट अगर मुझे छोटा इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कि अगर मान लो मुझे 2-3 साल के लिए चाहिए, तो उसके ऊपर मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे मान लो इक्विटी और डेट का, जिसके अंदर 30% मान लो मैंने इक्विटी कर लिया और 70% डेट। क्यों? क्योंकि डेट लो रिस्क लो रिवॉर्ड है। तो ये मेरे को अगर 2-3 साल में पैसे चाहिए, तो वो 2-3 साल में एटलीस्ट मुझे मालूम है मेरा 70% पैसा तो सिक्योर्ड है, 30% में थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा इनकम या थोड़ा सा मेरा ग्रोथ ज़्यादा करने के लिए। बट अगर वो 30% ये भी होगा कि अगर उस 3 साल में मार्केट ने अगर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करा, तो वो 30% मेरा कहीं ना कहीं 25% या 20% हो सकता है, मतलब उसका अमाउंट कम हो सकता है। उस हिसाब से हम लोग को देखना पड़ता है। अभी होराइजन अगर आपका ये लंबा है, मैं अब खुद के इन्वेस्टमेंट वैसे ही करता हूँ कि मेरा इक्विटी ज़्यादा रहेगा और डेट कम रहेगा। लेकिन अगर जैसे मान लो मेरा रिटायरमेंट मुझे 30 साल बाद लेना है, अभी जैसे ही मैं 25 ईयर्स हो गए मेरा इक्विटी में, ठीक है, क्योंकि मेरे को 30 साल बाद पैसे चाहिए था। अभी 25 साल मैंने इक्विटी में ही सिर्फ इन्वेस्ट करे, लास्ट के 5 साल बचे। अभी उस 5 साल में मुझे ये नहीं चाहिए कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो मेरे रिटायरमेंट के लिए जो मैंने इतनी मेहनत से पैसे जमा किए तो उस टाइम पे मुझे दिक्कत ना आए। तो मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे जो मैंने जितने भी पैसे इसके अंदर जोड़े 25 साल में, वो धीरे धीरे मैं उसको डेट फंड में मूव कर दूंगा। क्यों? क्योंकि आने वाले 5 साल में, क्योंकि अभी मुझे पैसे ग्रो नहीं करना, अभी मुझे पैसे रखने हैं, मुझे सिर्फ उसको प्रिजर्व करना है, मुझे क्रिएट नहीं करना है। मुझे जो भी क्रिएट करना था वो मैंने 25 साल में कर लिया। अभी लास्ट के 5 साल में मुझे सिर्फ यहाँ पर इसको प्रिजर्व करना है, तो मैं उसको डेट में डाल दूंगा, धीरे धीरे मूव करूंगा। जरूरी नहीं पूरा पैसा निकल के एक ही बार डाल दूं, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स और सब भी लगेगा, तो मैं उसको धीरे धीरे मूव करूँ। तो वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं। कभी भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना, तो हमेशा ये चीज़ सोच के करना कि आप 1 साल के बाद ही वो पैसे यूज कर रहे हो। जैसा कि हम लोग को पता होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपको टैक्सेशन के ऊपर भी कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बता देना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका कितना लगता है? 12.5%। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना लगता है आपका? 20%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? लेस देन 1 ईयर हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इससे क्या हो जाता है, मान लो अगर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा, उसके ऊपर मुझे 20,000 रुपया ये आया, क्या रिटर्न आया। अभी 20,000 के ऊपर मुझे 12.5% टैक्स लगेगा, जो भी लगेगा, मतलब 2,500 रुपये जो भी लगेगा, 2,500-2,000 के आसपास जो भी लगेगा, तो उधर मेरे 2,500 रुपये सिर्फ टैक्स देना पड़ा। बट यहाँ पर अगर मैं 1 साल के पहले वो पैसे निकालता हूँ, तो यहाँ पर मुझे 4,000 रुपया वो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, मैं मोटा मोटी एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये नंबर एक्जैक्टली सही है कि नहीं, बट आप कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1,500 का डिफरेंस आ गया। अगर मैं 1 साल रुक जाऊंगा तो मुझे वो पैसे डेफिनेटली वो 1,500 में बचा सकते। तो एटलीस्ट 1 साल बाद ही आपके पैसे आपको निकालने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। अभी सबसे पहले जिस किसी को भी इन्वेस्टमेंट अगर आपने कभी नहीं करा है, आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड से। अभी म्यूचुअल फंड के ऊपर मैंने 2-3 वीडियो मैंने डेडिकेटेड बनाए हुए हैं, चैनल पर आप जाके देख लेना। वो भी म्यूचुअल फंड में सबसे आपको क्या करना चाहिए, इंडेक्स फंड, कोई भी इंडेक्स फंड आप उठा लो, या फिर ETF क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊंगा। अभी इंडेक्स फंड में भी क्या करना है, मोटा मोटी मैं आपको बताऊँ, महीने के जितनी भी आपकी सैलरी है, मान लो अगर आप महीने के 50,000 कमा रहे हो, ठीक है, अगर पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं होगा, बट अगर आपसे पॉसिबल हो सकता है तो उसका 10% आपका ये इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए SIP में। हर मंथ आप एक SIP डाल दो तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाएगा, और जो भी आपने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करा उसके अंदर वो इन्वेस्ट हो जाएंगे। यानी कि महीने के आपके 5,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप ये करते हो तो सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही 12 महीने के हिसाब से साल का 60,000 हो जाएगा। उसके ऊपर जो भी रिटर्न आया वो, मतलब मान लो 10% आया, 5% आया, वो जो भी ठीक है। अगर आप 3 से 5 साल अगर आप करते हो तो मान लो 3 साल के हिसाब से आपके पास 1,80,000 तो ऐसे ही हो गया। फिर उसके ऊपर अगर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आया रहेगा, मान लो 20-25,000 जो भी है, आपके 2-2.25 लाख रुपए तो ऐसे हो जाएंगे। महीने के सिर्फ आप 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक फंड मैनेजर बैठा होता है, वो एक्सपीरियंस्ड बंदा है, तो वो उस हिसाब से वो लोग फंड में इन्वेस्ट करते हैं। बट इंडेक्स फंड में क्या होता है कि इंडेक्स फंड में तो जैसे जैसे मार्केट ग्रो कर रहा है, जैसे इंडिया का मार्केट है, मान लो ये इंडिया का मार्केट का ग्राफ है, इधर ऐसे ऐसे ग्रो कर रहा है, तो वैसे आपका म्यूचुअल फंड भी ऐसे ऐसे ही ग्रो करता रहेगा। उसको ये मिमिक करता है, एक्जैक्टली उतना अमाउंट पे नहीं करेगा, बट थोड़ा मोटा उस पर फर्क रहेगा, मतलब मोटा मोटी उतना ही ग्रो
करेगा। उस हिसाब से हम लोग को इंडेक्स फंड या ETF पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कोई भी हम लोग को सोचना नहीं पड़ेगा कि ये कंपनी में पैसा लगाओ या वो कंपनी में पैसा लगाओ। अभी अगर मान लो आपको म्यूचुअल फंड समझ में आ गया, इंडेक्स फंड समझ में आ गया, तो आप धीरे धीरे दूसरे फंड्स में डाल सकते हो। जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर कोई आपको कोई एक्टिव फंड अगर पसंद आया उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और उस हिसाब से कहीं ना कहीं आप पैसे और इन्वेस्ट करके अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको ग्रो कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको हमेशा अपना जो टाइम होराइजन है उसके हिसाब से आपको अपना जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका पूरा पोर्टफोलियो है, पूरा 100% है, तो पूरा 100% आप इक्विटी में ही या सिर्फ डेट में ही मत डाल। क्यों, क्या हो जाएगा कि इसके अंदर कभी डेट मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। अगर इक्विटी मार्केट अगर ज्यादा वोलेटाइल है या ज्यादा मार्केट में कुछ बुरी न्यूज आ गई या कुछ भी सिचुएशन हो गई तो उसकी वजह से मार्केट गिर गया तो आपका पूरा पैसा लॉस हो जाएगा। लॉस इन द सेंस 90% 80% लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से ना हम लोग को बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। पहले आप ये समझो कि आप कितना रिस्क ले सकते हो और कितना आपका रिस्क एपेटाइट है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मार्केट समझता है तो मैं 99% पैसा मेरा इक्विटी में डाल सकता हूँ और 1% में डेट में रख सकता हूँ। और धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा एज ग्रो होगा तो मैं वैसा धीरे धीरे इक्विटी में कम करूंगा और डेट में ज़्यादा रखूंगा, क्योंकि मुझे आगे चल के मैं शायद कमाऊँ नहीं, तो मुझे सिर्फ ये रहेगा कि मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट है उससे मेरे पैसे आते रहे, है ना। तो उस हिसाब से मैं ऐसा चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इक्विटी मार्केट नहीं समझता, मुझे डेट मार्केट ज़्यादा समझता है, तो आप 80% डेट में रख सकते हो और 20% इक्विटी में पैसे रख सकते हो। फिर जैसा जैसा आपको मार्केट समझेगा वैसा वैसा आप अपना रेशो चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके ऊपर ये भी एक चीज़ आ जाती है कि आप घर के अकेले अर्निंग मेंबर हो कि आपके ऊपर कितने डिपेंडेंट लोग हैं या नहीं है। अगर मान लो कि आप घर के चौथे या पांचवें अर्निंग मेंबर हो और किसी को भी आपकी सैलरी से फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपको सैलरी उस महीने आई है नहीं आई है, तो भी आप घर पे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। अब मान लो अपनी सैलरी का 50% इन्वेस्ट कर रहे हो और जो 50% इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें भी आप 100% पूरा इक्विटी में डाल रहे हो, अब वैसा भी कर सकते हो। देखो आपको खुद की सिचुएशन खुद समझ के फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना पड़ेगा। इसके अंदर कोई भी ऐसा थंब रूल नहीं है कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। जब आप इन्वेस्टमेंट कर लो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, मिड टर्म डिफाइन करके जैसा आप वो करो। वैसे अगर आप लोगों को नहीं समझता कि शॉर्ट टर्म कितना होगा, मिड टर्म कितना होगा, लॉन्ग टर्म कितना होगा, तो बता देते हो। देखो शॉर्ट टर्म है ये आपका 1 से 3 साल के बीच में हो गया, जो मिड टर्म है, ठीक है, यानी कि मीडियम के हिसाब से वो आपका 3 से 7 साल हो गया, और जो लॉन्ग टर्म है वो 7 साल से ज़्यादा, ठीक है। तो 7 साल से बाद आपको जो पैसे चाहिए आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, जिसके अंदर इक्विटी आपके लिए बेस्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए डेट आपके लिए बेस्ट है, मीडियम टर्म के लिए आपको दोनों का मिक्सचर के हिसाब से बेस्ट है। मतलब ये मोटा मोटी जनरल रूल ऑफ थंब बता रहा हूँ मैं, बट जैसा कि मैंने कहा कि आप खुद का एनालिसिस पहले करना, खुद के फाइनेंशियल्स का एनालिसिस करना, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालते हो, जैसा कि मैंने आपको टैक्स के बारे में बताया था, टैक्स के हिसाब से भी पैसे समझने चाहिए कि टैक्स को हम लोग कितने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे फंड होते हैं ELSS फंड्स, ठीक है, ELSS फंड्स में हम लोग पैसे डाल सकते हैं, NPS में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम में, तो उसके अंदर हम लोग को टैक्स बेनिफिट सब मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा है, तो आप पूरा 10 लाख रुपए मत निकालो। क्या हो जाएगा, आप 10 लाख रुपए पूरे निकालोगे तो इसके ऊपर मान लो इसमें आपके 7 लाख रुपए आपके इन्वेस्टेड थे और 3 लाख रुपए आपका कैपिटल गेन था। अभी 3 लाख पे 12.5% कितना हो जाएगा, मोटा मोटी 40,000 रुपये आपका टैक्स लग जाएगा। 40,000 रुपये आपके टैक्स लग गया। इसके अंदर उससे अच्छा क्या कर सकते हो, 1 लाख निकालो, क्योंकि 1 लाख पे जितना मुझे मालूम है 1,25,000 रुपये कुछ कैपिटल गेन टैक्स पे आपको नहीं टैक्स माफ है उस साल, तो आप 1,25,000 ये साल निकालोगे, फिर उसके बाद उसको आप ELSS में या कोई दूसरे डेट फंड में आप डाल दो, फिर अगले साल वापस 1,25,000 निकालोगे। इसे धीरे धीरे करके निकालोगे तो आप धीरे धीरे पैसे मूव भी कर सकते हो और आपका टैक्स भी बचा सकते हो। सिर्फ स्मार्ट तरीके से अपने पैसे को यूज कर रहे हो एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट में, ये कम्प्लीटली लीगल है। बस इसके लिए हम लोग को समझ आनी चाहिए कैसे ये सब चीजें काम कर दी। अगेन अगर आपको टैक्सेशन, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। क्या होता है ना, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करता हूँ मैं लोग कि आप लोग ने इन्वेस्ट तो कर दिया, ठीक है, मान लो जैसे आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े, आपने क्या किया, पैसे रखे और भूल गए। ये कभी नहीं करना चाहिए। तो आप एटलीस्ट हर 3 महीने 6 महीने में चेक करो कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर किधर आपको लग रहा है कि फॉर एग्जांपल अभी इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, या अगर मान लो आपने कोई
स्टॉक में इन्वेस्ट करा है, ठीक है, ABC कंपनी में आपने इन्वेस्ट करा, अगर वो कंपनी अच्छी नहीं चल रही, उसका आप फंडामेंटल्स रीड कर रहे हो, अगर आपको फंडामेंटल्स रीड करने आता है, टेक्निकल्स रीड करने आता है, बाय द वे टेक्निकल और फंडामेंटल के ऊपर वीडियो है, प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हो। तो अगर आपने रीड करा, आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये कंपनी अच्छी नहीं चल रही है या पर्टिकुलर मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप उधर से पैसे घुमा के आप दूसरे इन्वेस्टमेंट इसमें डाल सकते हो ना, इंस्ट्रूमेंट में। क्यों आपको पैसे उधर ही रखना है? तो वो चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा हम अपने इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करो, और मॉनिटर करने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो रीबैलेंस करो। और एक आखिरी बात कि जितनी भी जो पॉलिसीज़ आती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, बजट चेंजेस, टैक्स चेंजेस, ये सब के ऊपर ना आप हमेशा एक छोटा सा एक ध्यान दो। एटलीस्ट नहीं समझ में आता, अभी तो AI का ज़माना है, कोपायलट को पूछो, गूगल जेमिनी है, सब जो भी आपके AI प्लेटफॉर्म है, अगर आप उनको पूछो या जिसको समझ में आता है उनको आप पूछो, यूट्यूब करो, गूगल करो कि भाई ये नई पॉलिसी में क्या है जिससे आपके इन्वेस्टमेंट को कुछ फ़र्क पड़ सकता है क्या, या जो सेक्टर में आप पैसे इन्वेस्ट करो उधर कुछ फ़र्क पड़ सकता है क्या। जो भी ये सब चेंजेस है अगर आप ध्यान रखोगे ना तो इससे आपको और हेल्प होगा। अगर आप टैक्सेशन के बारे में ध्यान रखोगे, भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ गया, तो आप उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट स्विच कर सकते हो। तो वो सब चीज़ों से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बाकी और भी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए इन्वेस्टमेंट के बारे में तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ट्रेडिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, वो भी आप वीडियो जाके देख लेना। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।